अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को कोड 1429 और 1504 के पास पेपर स्प्रिंग 2024 आपको सॉल्व करवाने जा रही हूँ। इससे पिछले वीडियोस में हमने आटम 2024 का एक पास पेपर सॉल्व किया था। वीडियो के दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और लास्ट पार्ट में लास्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इसमें ये दोनों पास पेपर आपके सामने आप देख लें कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। ज़रूर आता है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हर पेपर में, और यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पेपर में तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जिसमें डाइस जो है, रोल ऑफ पेयर ऑफ डाइस कि हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालना था। और यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 इसका और इस पास्ट पेपर का। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखें, पिछले वीडियोस में इसका सॉल्यूशन देखें और आज के वीडियो में जो मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रही हूँ ये देखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये पिछले पास्ट पेपर में भी आया था और अगले पास्ट पेपर में भी आया, दोनों ओल्ड पेपर में ये आया है। तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नेक्स्ट भी किसी पेपर में आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक तो वैसे है इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन भी अब आपको पता चल चुका होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कि दो पास्ट पेपर में आया हुआ है और आगे भी ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये मैट्रिसेस वाला क्वेश्चन है। इसमें हमने इन्वर्स फाइंड आउट किया था, इस पास्ट पेपर में भी इन मैट्रिसेस का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। पहले इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, फिर उसको ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखें, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन और ये भी सेम है, मतलब कि मैट्रिसेस के चैप्टर में से आया ये क्वेश्चन। इसी तरह फंक्शन का क्वेश्चन, यहाँ पे भी फंक्शन वाला क्वेश्चन है, और ये भी, बल्कि ये फंक्शन का क्वेश्चन और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 ये फंक्शन का क्वेश्चन और ये बिल्कुल सेम है। इसमें थोड़ी थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, वैल्यूज़ चेंज करके उन्होंने कुछ थोड़ी सी चेंजिंग का। अब यहाँ पे ये लिमिट वाला क्वेश्चन और इसमें भी ये लिमिट वाला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज की गई हैं और थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन बताया गया है। तो आप अगर पास्ट पेपर के वीडियोस भी अच्छे से देख लेंगे, पास्ट पेपर को सोल्यूशन के वीडियोस अच्छे से देख लेंगे, तो आप पासिंग मार्क्स क्या अच्छे हाथ से मार्क्स ले सकते हैं, अच्छी तरह से अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे ग्रेड्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एन अर्न कंटेन 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल। एक मर्तबान में, एक डब्बे में या एक जार में 5 सफ़ेद और 3 काले जो है काले रंग के बॉल्स हैं, 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, किसी भी चेंजिंग के बगैर या बार बार उसको एक दफ़ा फेंक के दोबारा नहीं उठाना, और हमने 2 बॉल्स उसमें से इस तरह निकालने हैं या उठाने हैं। इफ़ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, और वो कह रहे हैं कि एक्स हमारे पास वाइट बॉल्स के नंबर को डिनोट करता है, वाइट बॉल्स के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक्स है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। तो हमें एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। ये हम पहले भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें अगर हम, ये एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट क्वेश्चन को पहले जिस तरह हर स्टेटमेंट क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से स्टेटमेंट पढ़ते थे, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते थे, देखते थे कि गिवन डाटा हमारे पास क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, फिर हम सोचते थे कि इसके सोल्यूशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या चीज़ पूछी गई है, फाइंड आउट करने के लिए क्या चीज़ दी गई है, फिर उस हिसाब से उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इस तरह से फिर अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हमारे माइंड में वो क्वेश्चन बैठ जाता है और सॉल्व करना आसान होता है। ये स्टेटमेंट पढ़ के मैंने आपको उर्दू में इसका मतलब बता दिया, समझा दिया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरह से स्टेटमेंट क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास कि हम जो गिवन डाटा है, जो दिया गया डाटा है, जो दी गई चीज़ है, पहले वो लिखें। इसलिए हम पहले गिवन डाटा लिखते हुए लिखेंगे गिवन डाटा में हमारे पास क्या दिया गया है। पहले हमें नंबर ऑफ़ वाइट बॉल्स देखते हैं कि 5 वाइट बॉल्स हैं यहाँ पे, फिर हम लिखेंगे वाइट बॉल्स इज इक्वल टू 5। अब अगली क्या चीज़ है, 3 ब्लैक बॉल्स। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हमारे पास क्या है, 3। ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हमारे पास 3 है। दूसरी ये चीज़ दी गई थी, ये दोनों चीज़ें हमने लिख ली हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल बॉल्स। अब हम इसका टोटल करके अगर लिखें तो टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 5 + 3 इज इक्वल टू 8।
उस मर्तबान में या उस बॉक्स में टोटल अब हमारे पास कितने बॉल्स हैं? 8। 5 वाइट बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं। 5 वाइट बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स को अगर हमने ऐड किया है, प्लस किया है, सम इसका लिया है, तो ये हमारे पास टोटल 8 बॉल्स हैं। अब स्टेटमेंट में हमें और क्या चीज़ बताई गई है? एक्स के बारे में बताया गया कि एक्स क्या चीज़ है। एक्स हमारे पास नंबर ऑफ वाइट बॉल्स है। ये देखें, विदाउट डिनोट्स द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। एक्स हमारे पास किसके लिए है? वाइट बॉल्स के लिए। एक्स वाइट बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। नंबर ऑफ वाइट बॉल्स हमारे पास है एक्स। ये जो हमें स्टेटमेंट में जो गिवन डाटा है, ये भी हम सिर्फ वो लिख रहे हैं। ये वाइट बॉल्स, ये ब्लैक बॉल्स, और ये हमने फिर हमने टोटल बॉल्स लिखी हैं, और अब हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स रिप्रेजेंट किसको कर रहा है पूरे स्टेटमेंट में? वाइट बॉल्स को। अब हम लिखेंगे, उन्होंने क्या स्टेटमेंट, ये चीज़ें दी गई हैं और किया क्या है? ये 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 बॉल्स है, इसलिए इसका भी नंबर अब यहाँ पे लिखेंगे, ड्रॉन 2 बॉल्स। सारी चीज़ों के अलावा ये एक चीज़ हमें बताई गई थी, ये भी हमने लिख लिया है। नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्स से। ये भी लिख लिया है। ड्रॉन 2 बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट, ये जो चीज़ बताई गई थी ये भी लिख लिया है। ये हमने सारा गिवन डाटा लिख लिया है। जो जो उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दिया था वो चीज़ें हमने सेपरेट की हैं, यहाँ पर लिखी हैं। अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। अब हम करते हैं सोल्यूशन। हमें ये हमने माइंड में रखना है कि हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा गया? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बनाना है या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है हमने इसकी, तो हम उसके लिए करेंगे। पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम ये चीज़ चेक करेंगे कि हमें वाइट बॉल्स, उन्होंने पहले बोला ना कि 2 बॉल्स हमने उसमें से पिक करनी है या निकालनी है। यहाँ पे 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, रैंडमली हमने निकालनी है। हमें ये नहीं पता हम वाइट बॉल निकाल रहे हैं, ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये पता है कि एक्स वाइट बॉल को रिप्रेजेंट करता है या वाइट बॉल को डिनोट करता है, हमें ये पता है। तो देखेंगे कि एक्स के लिहाज से हमने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालना है। इसलिए एक्स को देखेंगे कि एक्स कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं हमारे पास जो एक्स की आ सकती हैं, क्योंकि हमने x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालना है। तो हम अब देखेंगे कि x की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास आ सकती हैं। तो उसके लिए लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x की पॉसिबल वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं? x इज़ इक्वल टू 0। x 0 हो सकता है। x है क्या चीज़ हमारे पास? नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। 2 बॉल्स हमने अगर 2 बॉल्स ये हमने अगर पिक की हैं, तो ये दोनों एक्स, नंबर ऑफ एक्स हमारे पास 0 कैसे हो सकता है? अगर ये दोनों हमने रैंडमली उठाई है ना, तो कोई भी उठा सकते हैं। अगर हम ये दोनों ही बॉल्स ब्लैक पिक करेंगे, ब्लैक बॉल्स उठाएंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ वाइट बॉल क्या रह जाएगा? 0। वाइट बॉल फिर 0 होगी ना, हमारे पास वाइट बॉल होगी नहीं अगर हमने दोनों ब्लैक बॉल पिक की हैं। उसमें से 3 क्योंकि ब्लैक थी ना, उसमें से 2 ब्लैक अगर हमने पिक कर ली हैं, तो उसमें वाइट बॉल्स हम कोई भी नहीं ना पिक करें, मतलब कि नंबर ऑफ वाइट बॉल 0 रहेगा। और नंबर ऑफ वाइट बॉल को किससे रिप्रेजेंट किया? एक्स से। तो एक्स हमारे पास 0 कब होगा? जब हमारे पास दोनों ब्लैक बॉल्स होंगी, बोथ ब्लैक बॉल्स। जब हमने दोनों ही ब्लैक बॉल पिक की हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ एक्स 0 होगा। ये केस 1 है। केस 1 ये हो सकता है कि एक्स 0 होगा अगर हम दोनों ब्लैक बॉल पिक कर रहे हैं। केस 2, एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स क्या है हमारे पास? ये मैं बार बार बता रही हूँ कि एक्स स्टेटमेंट में हमारे पास नंबर ऑफ वाइट बॉल्स था। एक्स 1 कैसे हो सकता है? अगर 1 वाइट बॉल हो और 1 ब्लैक बॉल हो। अगर हम जो बॉल पिक कर रहे हैं उसमें से एक ब्लैक हो और एक वाइट हो, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 ब्लैक एंड 1 वाइट। अगर हमारे पास एक वाइट बॉल है और एक ब्लैक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ वाइट बॉल्स क्या होगा? 1। और नंबर ऑफ वाइट बॉल को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? एक्स से। और तीसरी कंडीशन हमारे पास हो सकती है एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स 2 कैसे हो सकता है? एक्स हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। नंबर ऑफ वाइट बॉल 2 हमारे पास कैसे हो सकता है? अगर हमने जो पिक की हैं दोनों बॉल्स, अगर हम वाइट पिक कर रहे हैं, जैसे हमने ऊपर दोनों ब्लैक की थी तो नंबर ऑफ एक्स 0 था। अब हमने वाइट अगर पिक की हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ एक्स क्या होगा? 2।
यहाँ पे लिखेंगे बोथ वाइट बॉल्स। अगर हमने दोनों वाइट बॉल्स पिक की हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ एक्स क्या होगा, 2। ये केस 1 था हमारे पास, ये केस 2 और ये केस 3 है। अब ये 3 पॉसिबल वैल्यूज़ है ना, 0, 1 और 2x की आ सकती हैं। अब हमें ये देखना है कि वो सारे पॉसिबल वेज या वो पॉसिबल तरीके जिनसे ये तीनों वैल्यूज़ आ सकती हैं हमारे पास, वो क्या हैं। दो हमने यहाँ पे बॉल पिक की हैं, इन दो बॉल्स को पिक करने के कितने पॉसिबल वेज हैं, कितने पॉसिबल मेथड हैं, उसको क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमने वो तीनों चीज़ें लिखनी होती है ना, पॉसिबल वेज भी लिखने होते हैं, नंबर्स भी लिखने होते हैं, ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। इसलिए हम पहले पॉसिबल वेज लिखेंगे और उसको सॉल्व करने का भी एक फॉर्मूला है। हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, हमारे पास टोटल तरीके कितने मेथड हैं या कितने तरीके हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लगाएंगे जो फैक्टोरियल के सिंबल के साथ होता है। और उसमें हम देखते हैं द नंबर ऑफ वेज टू choose our objects from n objects। नंबर ऑफ वेज टू चूज़ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n, मतलब कि जो n ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल जो हमारे पास है नंबर। यहाँ पे जो कोई हमें चीज़ दी गई है जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालना है, उसका टोटल नंबर n, और जो हमने उसमें से पिक करना है, जैसे 2 बॉल्स को पिक किया था, 2 बॉल्स को पिक किया था, तो उसके लिए ये है नंबर। हम अगर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिखें तो उसके अकॉर्डिंग वो होगा n यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर है और r जो हमने चूज़ किए हैं, जो हमने निकालने हैं, इसके जिसके अकॉर्डिंग हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, वो है। तो हमारे पास n टोटल नंबर है। इसको अगर फॉर्मूला के तौर पे लिखें तो आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फार्मूला आपने याद करना है, कॉम्बिनेशन का फार्मूला है ये। इसको फैक्टोरियल का सिंबल कहते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। जैसे हमारे पास n टोटल नंबर है ना, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास क्या है, 8। n की जगह पे हम 8 पुट करेंगे, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r। अब हमारे पास वो चीज़ है, वो वैल्यू है जो हमने ये चीज़ जहाँ जितने बॉल्स हमने पिक किए थे उसमें से ये वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 2 फैक्टोरियल इन टू n। फिर हमारे पास टोटल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 8 है, इसलिए यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, 8 माइनस r। हमारे पास फिर वही वैल्यू आ गई है जो कि 2 था, यहाँ पे 2 लिखेंगे और फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, इस वैल्यू जिस वैल्यू के साथ ये होता है उस तक पीछे तक ये मैं आपको रफ में करके दिखाती हूँ। अगर ये हमारे पास 8 फैक्टोरियल होगा तो 8 फैक्टोरियल को सॉल्व इस तरह करेंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1 तक इस तरह पीछे पीछे इसको लेके जाएंगे और इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तो ये इसको अगर वापस इस तरह से क्लोज करेंगे तो यहाँ पे ऐसे फैक्टोरियल का साइन आ जाएगा, ये इस तरह। इसी तरह अगर मैं आपको 2 का करवाऊँ तो 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 2 फैक्टोरियल का सोल्यूशन है। अगर हमने इसी को 8 फैक्टोरियल को इस लिमिट तक रखना हो, 6 तक रखना हो, तो हम इस तरह करेंगे, 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल रह गया और यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। क्योंकि अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है उसके नीचे हम उसके डिवीजन में फ्रैक्शन में हमारे पास 6 फैक्टोरियल आ जाता है, अगर इसके फ्रैक्शन में हमारे पास 6 फैक्टोरियल है और इस चीज़ को हमने सॉल्व करना है, तो हम फिर 8 और 7 यहाँ तक इसको फॉर्मूला को खोल लेंगे, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल रहने देंगे, इसके नीचे ऑलरेडी 6 फैक्टोरियल है, ये 6 फैक्टोरियल ये इस 6 फैक्टोरियल से कट जाएगा और पीछे ये हमारे पास आंसर बचेगा। इसी तरीक़ों को यूज़ करते हुए अगर इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूला को सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को अगर हम खोलें तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये 8 माइनस 2 करें तो यहाँ पे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल।
इस 8 फैक्टोरियल को यहाँ तक इसलिए सिर्फ खोला है, 6 फैक्टोरियल तक इसलिए रखा है ताकि जो नीचे ये 8 - 2 करने से 6 फैक्टोरियल आए वो और ये दोनों आपस में कट सकें। अब ये दोनों कट जाएंगे, 8 7 टाइम 56 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 1 टाइम 2। अगर इसको कटिंग करेंगे तो 2 1 टाइम 2, 2 टाइम 4, 1 इधर आया, 2 8 टाइम 16। इसको कटिंग करने से 28 आएगा हमारे पास। इस 28 का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्यों लगाया था, हम देख रहे थे द नंबर ऑफ वेज, ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ था ना, ये पॉसिबल वैल्यूज़ थी, और इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए टोटल जो पॉसिबल वेज हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया था। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाने से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आए हैं, 28। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 28। इसका मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ वेज टोटल 28 आ गए हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम अगर केस 1 को देखें, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है ना, अगर हम केस 1 को देखें तो उसमें क्या है, x इज इक्वल टू 0 है। मतलब कि केस 1 के लिहाज से अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है। x इज इक्वल टू 0 कब है, जब हमारे पास नो वाइट बॉल्स, जब हमारे पास कोई भी वाइट बॉल नहीं थी, नो वाइट बॉल्स, कोई भी वाइट बॉल नहीं थी, दोनों की दोनों ब्लैक बॉल थी, तो हमारे पास नंबर ऑफ x इज इक्वल टू 0 था। और ये x किसको डिनोट करता है, वाइट बॉल्स को। वाइट बॉल थी नहीं तो फिर x इज इक्वल टू 0 होगा ना, इसलिए ये x इज इक्वल टू 0 था। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो जब हमने दोनों के दोनों कौन से ब्लैक बॉल चूज़ किए थे तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे हम 3 और 2। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास कितने वेज होंगे, 3। इस 3 के लिहाज से हम अगर निकालें, इस केस में 3 के लिहाज से अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या होगी, अगर x हमारे पास 0 है, जिस केस में x हमारे पास 0 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी में ऊपर हम वो वैल्यू रखेंगे जिसमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ है जो, हाँ नंबर ऑफ वैल्यूज़ है जो, और नीचे हम वो वैल्यूज़ रखेंगे जो नंबर ऑफ वेज हैं। नंबर ऑफ वेज हमारे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाने से 28 आया, ऊपर हमारे पास ये वैल्यूज़ हमारे पास 3 है और नीचे क्या है 28, इसको रखेंगे तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आई है केस 1 के लिहाज से। अगर हमने यहाँ पे 2 इसलिए लिखा था क्योंकि हमें दोनों की दोनों ब्लैक हमें चूज़ करनी थी, दोनों ब्लैक बॉल्स हमने चूज़ की हैं, इसलिए तो ही हमारे पास आया है ना वाइट बॉल 0 आया है। वाइट बॉल 0 है इसीलिए x इज इक्वल टू 0 है। हमें दोनों की दोनों हमने ब्लैक बॉल चूज़ किया और ये 3, इस 3 के लिए भी आप कंफ्यूज होंगे 3 कहाँ से आया। टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितना था, क्वेश्चन में हमें ब्लैक बॉल्स टोटल दी कितनी गई थी, ब्लैक बॉल 3 थी, 3 में से हमने दोनों की दोनों ब्लैक बॉल अगर चूज़ की हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो ये है 3/28। केस 2, अगर हम यहाँ पे केस 2 देखते हैं, फर्स्ट केस में हमारे पास x इज इक्वल टू 0 था, सेकंड केस में x इज इक्वल टू 1 था। x का मतलब है वाइट बॉल्स, और वाइट बॉल्स हमारे पास 1 कैसे हो सकता है, x 1 कैसे हो सकता है, अगर 1 वाइट बॉल हम चूज़ करें, 1 वाइट बॉल पिक करें और 1 ब्लैक बॉल पिक करें, एक वाइट और एक हमने ब्लैक बॉल अगर पिक की है तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 हो सकता है। इसमें अब हमें देखना है वाइट हमने कितनी बॉल्स में से वाइट हमने पिक की है। टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स हैं वाइट, 5 वाइट बॉल्स हैं, उसमें से हमने यहाँ पे एक वाइट बॉल पिक की है और एक ब्लैक की है तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है। मतलब कि हमने 5 में से एक की है, 5 वाइट बॉल्स में से एक वाइट बॉल पिक की है और 3 ब्लैक बॉल्स में से एक बॉल पिक की है, 3 ब्लैक बॉल्स में से एक ब्लैक बॉल पिक की है और 5 वाइट बॉल्स में से एक वाइट बॉल पिक की है, तो हमारे पास ये कंडीशन बनी है x इज इक्वल टू 1। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15, तो हमारे पास टोटल कितने वेज होंगे, 15 वेज होंगे, 15 ऐसे तरीके होंगे। इसलिए अब हम इसके अकॉर्डिंग अगर प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी किसके लिहाज से निकाल रहे हैं, केस 2 के लिहाज से, और केस 2 क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू 1। जैसे यहाँ पे केस 1 था x इज इक्वल टू 0, अब प्रोबेबिलिटी केस 2 के लिहाज से निकालें और केस 2 है हमारे पास x इज इक्वल टू 1। अगर इसके अकॉर्डिंग निकालें तो
हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ वेज हैं, पॉसिबल तरीके हैं, वो है 28, उसको नीचे रखेंगे। इस तरह से इसका आंसर आएगा। सेकंड केस के लिहाज से हमारे पास प्रोबेबिलिटी 15/28 आई है। अब केस 3 के लिहाज से अगर हम देखें, केस 1 हमारे पास x इज इक्वल टू 0 था, केस 2 x इज इक्वल टू 1 है, केस 3 हमारे पास x इज इक्वल टू 2 है। x क्या है, पूरे क्वेश्चन में बार बार ये बता रही हूँ कि x क्या है, नंबर ऑफ वाइट बॉल। वाइट बॉल हमारे पास x 2 कैसे होगा, जब नंबर ऑफ वाइट बॉल क्या होगा, हमारे पास 2 होगा। जब हमने दोनों दोनों टू बॉल्स अगर हमने पिक की हैं, सॉरी बोथ वाइट बॉल्स, दोनों वाइट बॉल अगर हमने पिक की हैं उस सारे मर्तबान में से, उस बॉक्स में से, सारी की सारी बॉल्स में से, तो हमारे पास नंबर ऑफ वाइट बॉल्स क्या आएगा, नंबर ऑफ वाइट बॉल x है ना, तो x क्या आएगा 2 तब आएगा जब हमने दोनों की दोनों वाइट बॉल ली, ब्लैक बॉल कोई भी नहीं ली, तो हमारे पास ये आएगा। दोनों हमने वाइट बॉल ली हैं, कितनी वाइट बॉल में से, टोटल 5 है ना, तो 5 वाइट बॉल में से हमने 2 पिक की हैं, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आएगा। ये केस तब बनेगा। अब अगर इसके लिहाज से देखा जाए 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10, तो हमारे पास यहाँ पे 10 आएगा। इस केस 3 के लिहाज से अगर हम प्रोबेबिलिटी इसकी निकालें, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 के लिहाज से अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, थर्ड केस के लिहाज से प्रोबेबिलिटी निकालें, तो वो हमारे पास आएगी, पहले ये वैल्यू ऊपर रखेंगे 10, और जिस तरह हर ऊपर के दोनों केसेस में हमने 28 नीचे रखा था, 28 हमारे पास टोटल पॉसिबल वेज हैं, टोटल पॉसिबल तरीके हैं जिससे ये वैल्यू आ सकती है। इसको अगर नीचे रखें, इन दोनों को अगर कटिंग करें, टू 5 टाइम 10, टू 1 टाइम 2, टू 4 टाइम 8, तो हमारे पास आ जाएगा 5/14। ये हमारे पास थर्ड केस के लिहाज से इसकी प्रोबेबिलिटी आई है। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिहाज से अगर हम इसको रखें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये उन्होंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बोला है ना, तो हम इसको टेबल की फॉर्म में अगर लिखें, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग से हमने निकाल लिया, अगर टेबल की फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारे पास, सबसे पहले तो हम x लिखेंगे। x हमारे पास सम है किस चीज़ का, वाइट बॉल्स जो हमारे पास कितनी किस किस तरीके से आ सकती हैं वाइट बॉल्स, हमारे पास के तीनों केस क्या पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आ सकती हैं x की, 0, 1 और 2, वो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, 1 और 2। इसी चीज़ का हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालना था ना x का, और x हमारे पास क्या था, वाइट बॉल्स थी, 0, 1 और 2 हो सकती हैं उन दोनों में से, ये हमने यहाँ पे लिखी हैं। आगे हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आई है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास इस फंक्शन के लिहाज से कि x हमारे पास अगर 0 होता है, तो इस कंडीशन में हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या निकलती है, जब x हमारे पास 0 था, तो यहाँ पे ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी, केस 1 में x 0 था, तो प्रोबेबिलिटी क्या थी 3/28, तो 0 वाले केस के सामने लिखेंगे 3/28। इसी तरह केस 2 में हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या निकली थी 15/28, तो यहाँ पे लिखेंगे 15/28। और केस 3 हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू 2, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रोबेबिलिटी क्या निकली थी 5/14, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5/14। इस तरह हमने तीनों की केस, ऐसा केस जिसमें x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 1 है और x इज इक्वल टू 2 है, इन तीनों के लिहाज से यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है इसकी। ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ पे सॉल्व होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब देख लें कि क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ये प्रोबेबिलिटी का आया और दूसरा क्वेश्चन ये जो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 इसमें करवाया था, रोल ऑफ पेयर ऑफ डाइस वाला, ये तो पिछले पास पेपर में भी आया। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ ये पहला क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है जो हमने अभी सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो करवाऊंगी ये भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट हैं, ए बी। सॉल्व 7x - 12 इज इक्वल टू 4 - 3x, और ये दोनों मॉड में हैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, इसको सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमने इसके रूल को समझना है कि इस तरह से अगर कोई हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है तो हमारे पास क्या रूल है। पहले हम लिखेंगे व्हेन वी हैव एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर हमारे पास इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है तो क्या करना है, वी हैव टू फॉलो, हमें क्या फॉलो करना है, द रूल। हमें कौन सा रूल फॉलो करना है,
ए मॉड इज इक्वल टू बी मॉड, अगर इस तरह से कोई वैल्यू दी गई है, इसको अगर मैंने लिखा है इस वैल्यू को ए के तौर पे लिया है, इस वैल्यू को बी के तौर पे लिया और बाहर ये मॉड लगाया, मतलब कि ये इसी तरह की है ना, इसी फॉर्म में आ जाती है ना। अगर हम इसकी वैल्यूज इसमें पुट करें तो इस सारी वैल्यू को ए के तौर पे लिया, इस सारी वैल्यू को बी के तौर पे लिया। अगर इस तरह से कोई एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए, उसको सॉल्व करने के लिए इसको दो केसेस में स्प्लिट किया जाता है, और वो ऐसे होता है कि ए इज इक्वल टू बी, ये पॉजिटिव, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है पॉजिटिव का साइन है, ए इज इक्वल टू बी के तौर पे हमने ले लिया। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू माइनस बी। इस मॉड को ख़त्म करके दो केसेस में इसको स्प्लिट कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव में। इसी तरह का क्वेश्चन है आटम 2024 में भी आया था, क्वेश्चन नंबर 1 था, वो इसी तरह मॉड में थी इनइक्वालिटी, और वो हमने सॉल्व की थी। ये मेरे पास पेपर पड़ा है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मॉड में वैल्यू है और ये इनइक्वालिटी है, इसको हमने सॉल्व किया है। अब ये क्वेश्चन फिर से उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, सिर्फ इसमें वैल्यूज़ वगैरह चेंज है और इसमें इज इक्वल टू का साइन है। वहाँ पे बस ये फ़र्क था कि ग्रेटर और इक्वल का साइन था, स्मॉलर और इक्वल का साइन था। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम अब इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट करें, हमने दो केसेस में इस तरह से स्प्लिट किया ना, ए हमने कौन सा लिया था, इस वैल्यू की जगह पे हमने ए लिखा था और इसकी जगह पे भी बी। अगर हमारे पास इस मॉड वाली वैल्यू ये इनकी जगह लिखें, वेरिएबल्स की जगह ये हम अगर इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो 7x माइनस 12 इस तरह से मॉड में है, इज इक्वल टू 4 माइनस 3x, ये भी इस तरह से मॉड में है। इनको दो केसेस में स्प्लिट करें तो होगा 7x माइनस 12 इज इक्वल टू 4 माइनस 3x। ये एज इट इज़ पॉजिटिव वैल्यू के तौर पे आया है। ये हमारे पास केस 1 है, केस 1 ये है हमारे पास, और यहाँ पे लिखेंगे 7x माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 3x। इस वैल्यू के बाहर हमने क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव। राइट साइड पे पॉजिटिव और नेगेटिव दो अलग अलग वैल्यूज़ में इसको करेंगे कि दोनों केसेस में स्प्लिट करेंगे तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट की ये मॉड ये का साइन हमारे पास ख़त्म होगा, सॉल्व होगा। केस 1 को अगर हम सॉल्व करते हैं, ये केस 2 है, दो केसेस में हमने स्प्लिट कर लिया। केस 1 को अगर हम सॉल्व करें, केस 1 ये हमारे पास है 7x माइनस 12 इज इक्वल टू 4 माइनस 3x। यहाँ पे 7x ये हमारे पास एक कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल है। इस तरह की वैल्यू को हम इकट्ठा कर लेंगे। 7x यहाँ पे ये इधर नेगेटिव का साइन है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर इस साइड पे लेफ्ट साइड पे अगर इसको मूव करके लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3x इज इक्वल टू ये 4 हमारे पास एक कांस्टेंट है, इस साइड पे भी हमारे पास कांस्टेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे, वेरिएबल्स और कोफिशिएंट वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे। ये दोनों वेरिएबल हमने इकट्ठे कर लिए ना, x और x, 7x और 3x। अब ये कांस्टेंट इकट्ठे कर लेंगे, 4x, ये 4 तो एज इट इज़ आएगा, और ये 12 इधर क्या है, नेगेटिव था, अगर हमने इसको राइट साइड पे इस साइड पे मूव करवाया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, x एज इट इज़ आएगा, 7x प्लस 3x इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 12, 4 और 12 को ऐड करें तो हमारे पास आएगा 16। अब ये x और 10 आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का। अगर हम x को इधर ही रखें, 10 को राइट साइड पे हम मूव करें, यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड। अगर इसको इसी तरह सॉल्व करें, 2 5 टाइम 10, 2 8 टाइम 16, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/5। x की वैल्यू केस 1 में हमारे पास क्या आ गया, 8/5। इसको ऐसे हाईलाइट कर देंगे आप मार्कर वगैरह से, अच्छी तरीके से इसको हाईलाइट करके यहाँ पे लिख दीजिएगा 1। केस 1 का हमारे पास आंसर आ गया x 8/5। अब केस 2 को अगर हम सॉल्व करें, केस 2 हमारे पास क्या है, 7x माइनस 12, ये वैल्यू हमने लिखी है, 7x माइनस 12 इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन है बाहर, 4 माइनस 3x। ये वाली वैल्यू हमने बस यहाँ से उठा के एज इट इज़ इधर लिखी है। 7x माइनस 12 इज इक्वल टू, पहले स्टेप में सिर्फ हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इन वैल्यूज़ के साइन चेंज होंगे ना, इनके साइन चेंज करेंगे। -4 माइनस माइनस प्लस 3x, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर इन दोनों की वैल्यूज़ चेंज साइन चेंज की हैं इसने। 4 के साथ पॉजिटिव साइन था तो अब नेगेटिव हो गया, इधर 3 के साथ नेगेटिव साइन था तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई हो गए। अब बिल्कुल इस तरह जब जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट्स को इकट्ठा किया था, उसी तरह यहाँ पे भी इनको वेरिएबल और कांस्टेंट को इकट्ठा करेंगे।
ये हमारे पास 7x है, यहाँ पे 3x पॉजिटिव का है तो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे मूव होके नेगेटिव 3x हो जाएगा। यहाँ पे -4 एज इट इज़ रहे। 12 हमारे पास कांस्टेंट है -12 और ये -4 भी कांस्टेंट है। ये 12 अगर हम राइट साइड पे मूव करें इसको तो ये +12 हो गई, यहाँ पे -12 है, इस साइड पे जाके +12 हो जाएगा। 7x - 3x इज इक्वल टू 4x। 7 में से 3 माइनस किया तो यहाँ पे 4 रह गया। बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन है इसलिए इसके साथ पॉजिटिव आएगा। इज इक्वल टू -4 + 12। अब ये दोनों डिफरेंट साइन है तो इसका मतलब है ये दोनों माइनस होंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। 12 - 4 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। और यहाँ पे हमने साइन कोई इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसके साथ भी पॉजिटिव साइन आता है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है। एक्स जिस तरह यहाँ पे एक्स और 10 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, 10 लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जाके इसके साथ डिवाइड हो गया था, इसी तरह 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 8/4 यहाँ पे लिखा जाएगा। इसको मजीद सॉल्व करें, 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम 8, x इज इक्वल टू 2 आएगा। अगर हम इसको सोल्यूशन सेट के तौर पे हम लिखें इसको तो हमारे पास आएगा, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, सोल्यूशन फाइनल सोल्यूशन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 8/5 एंड x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास दो इसकी वैल्यूज आई हैं, x इज इक्वल टू 8/5, x इज इक्वल टू 2। केस 1 के लिहाज से x इज इक्वल टू 1 आया और केस 2 के लिहाज से हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आया। ये सिंपल हमने सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू, इसकी एब्सोल्यूट जो वैल्यूज़ हैं इनको पहले दो केसेस में स्प्लिट किया है, फिर हमने वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट किया है, फिर उसके अकॉर्डिंग सिंपल मैथ के रूल्स यूज़ करके हमने लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे कांस्टेंट वगैरह को मूव करके हमने सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्वेश्चन सॉल्व किया और एक्स की दो वैल्यूज़ आई हैं 8/5, एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट अगर हम देखें, बी पार्ट देखें तो वो हमारे पास लिमिट वाला क्वेश्चन है। फाइंड दी फॉलोइंग लिमिट। इस पे आपको सही तरह से नज़र नहीं आ रहा होगा, ये बहुत ब्लर है, लेकिन मैंने क्वेश्चन इसीलिए सेपरेट लिखे हुए हैं। एक्स अप्रोचेस 5, x + 3/x + 5 इंटू एक्स स्क्वायर -12। इसको भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे, हम पहले सिंपल, ये तो बहुत सिंपल सी ये हमारे पास दी हुई है हम वैल्यू। सिंपल हम x प्लग x इज इक्वल टू 5 इन एंटायर एक्सप्रेशन, पूरे के पूरा ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमारे पास अगर हम x इज इक्वल टू 5 के तौर पे लेते हैं, इसमें अगर वैल्यू पुट करें पहले तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे x + 3 डिवाइडेड बाई x + 6 इंटू एक्स स्क्वायर -12। इसमें हम x इज इक्वल टू 5 अगर पुट करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो x जिधर जिधर x है उधर उधर 5 लिख देंगे। यहाँ पे x है तो इसकी जगह लिखेंगे 5 + 3 डिवाइडेड बाय, इस x की जगह पे भी 5 लिखेंगे, 5 + 6, ये एज इट इज़ आ गया। अब इस x की ऊपर स्क्वायर भी है तो x 5 है और उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाएंगे, -12, ये 12 भी एज इट इज़ आ गया। ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में हमने x की वैल्यू लिख दी है, x इज इक्वल टू 5 हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। यहाँ से ये हमने लिमिट से लिया, x अप्रोचेस 5 है ना, तो इसलिए x इज इक्वल टू 5 हमने इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में पुट किया, इस वाले एक्सप्रेशन में हमने पुट किया है। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद इस तरह का एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों सिंपल ऐड हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। 5 + 3 इज इक्वल टू 8, 5 + 6 इज इक्वल टू 11। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 टाइम 25 माइनस ये 12 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, ब्रैकेट ऑफ। ये देखें कि यहाँ पे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं इसको अभी, और ये आपस में ये दोनों ब्रैकेट क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाइज के दरम्यान में कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। इस ब्रैकेट को हमने अलग से सॉल्व कर लिया, इसमें जो जो चीज़ें ऐड हो रही थी उनको ऐड कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इस ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 5 टाइम 25 -12 एज इट इज़ लिखिए। अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं, इसको एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि हम ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुके हैं इस ब्रैकेट को। इस ब्रैकेट को मज़ीद सिंपल हो सकती है तो उसको करेंगे 25 में से 12 माइनस करेंगे, 25 में से 12 माइनस करें तो हमारे पास आता है 13। अब ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो हम इसको सिंपल अगर एक्सप्रेशन में लिखें तो हम लिखेंगे 8/11 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे 8 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 सॉरी ये 13 है, 8 मल्टीप्लाई बाय 13,
8 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 104 डिवाइडेड बाय नीचे 11 है और ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास लिमिट में सिंपल हमने सिर्फ x इज इक्वल टू 5 होल जो है ये एंटायर एक्सप्रेशन है इसमें पुट किया है। तो ये सिंपल मैथ यूज़ करते हुए प्लस माइनस करते हुए डिवाइड करते हुए और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए ये हमारे पास आंसर आया है 104 डिवाइडेड बाय 11। ये हमारे पास आंसर है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी भी हो गया। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारे पास ये स्प्रिंग 2024 है, ऑटम 2024 में यही क्वेश्चन सेम आया था, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच correspond टू द एक्सपेरिमेंट ऑफ द सिंगल रोल ऑफ पेयर ऑफ डाइस, assume equal likelihood of occurrence of each side of a die and let the random variable x इक्वल द सम ऑफ द डॉट्स विच अपीयर ऑन द। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह का अगर कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारे पास ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 भी स्टेटमेंट क्वेश्चन था। हमने स्टेटमेंट क्वेश्चन का ये रूल होता है कि पहले से अच्छे तरह से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं किसमें और उसने क्या बात की, क्या बताया, क्या है, पूछा क्या है, इसको समझते हैं। फिर देखते हैं दूसरी चीज़ ये देखते हैं गिवन डाटा क्या है हमारे पास, कौन कौन सी चीज़ दी गई है। तीसरी चीज़ देखते हैं कि फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा गया है। लास्ट पे वो चीज़ जो फाइंड आउट करने के लिए दी गई होती है वो होती है, उसको ध्यान से पढ़ते हैं और उसके लिहाज से सोचते हैं कि अब हमें कौन सा फॉर्मूला पुट करना है। इस क्वेश्चन में उसने हमें ये पिछले पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है, बार बार कह रही हूँ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पेपर में दो क्वेश्चन आए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन पिछले पेपर में भी आया था, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन इस पेपर में आया हुआ है। इसको अगर हम देखें तो इसमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, अगर इस पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। यहाँ पे जो हम लूडो खेलने के लिए डाइस यूज़ करते हैं ना, अगर हम एक बास्केट में 2 डाइस यूज़ कर रहे हैं, उसको अगर हम यहाँ पे क्या बताया गया है, एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंगल रोल ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। सिंगल रोल मतलब एक दफ़ा अगर हम उसको रोल कर रहे हैं लेकिन उसमें पेयर ऑफ डाइस है, 2 हैं, उसमें 2 डाई हैं, मतलब 2 होंगे तो ये एक पेयर बनेगा ना। अगर वो 2 हैं उसमें से अगर 1, ये इस तरह से उसके ऊपर काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 और 6, एक के ऊपर इस तरह होगी, दूसरे के ऊपर भी एज इट इज़ होगी। ये सारी काउंटिंग इसी तरह होगी ना दोनों के ऊपर। कहते हैं अगर एक दफ़ा प्ले करते हैं तो हमारे पास कैसे किस तरह से वैल्यूज आ रही है, 1 + 1, दोनों पे अगर 1 1 आ गया, स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई, या दोनों डाई पे 1 और 1 आ गया तो वो क्या होगी 2। जो इस तरह वैल्यू जो निकलेगी हमारे पास, जो उसका सम होगा एक दफ़ा प्ले करने पे, एक दफ़ा रोल करने पे, वो क्या होगा x। वो हम x के तौर पे लेंगे। ये देखें इक्वल टू दी सम ऑफ द डॉट्स विच अपीयर ऑन द पेयर। उस पेयर के ऊपर जो हमारे पास डॉट्स अपीयर होंगे, 1 और 1 हो रहा है तो उसका सम क्या होगा 2, और उसको किसके तौर पे लेंगे, x के तौर पे। इसके सम को किसके तौर पे ले रहे हैं, x के तौर पे। ये चीज़ें हमें बताई हैं उसने। पहले बताया कि पेयर ऑफ डाइस है, मतलब कि हमारे पास 2 हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि ये दोनों के ऊपर जो जो काउंटिंग आएगी उसको ऐड करेंगे तो जो हमारे पास सम आएगा वो किसके तौर पे लेंगे, x के तौर पे। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये हमें क्या बताएगा, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालना, और डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमारे पास क्या क्या चीज़ होगी, वो ये होगा कि x, ये जो हमारे पास पहली चीज़ हमारे पास x होगी, सम होगा मतलब कि इनको प्लस करने से कौन कौन सा पॉसिबल सम आ सकता है। जैसे इसको और इसको प्लस करने से 2 आएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे एक और 6 आ जाता है दूसरे पे भी, तो 6 और 6 को प्लस करने से क्या आएगा 12 आएगा। बिगेस्ट वैल्यू हमारे पास 12 आ सकती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 2 आ सकती है। इस तरह की वैल्यूज़ आ सकती हैं हमारे पास। तो हम यहाँ पे x लिखेंगे और फिर टेबल में दूसरी चीज़ लिखेंगे वे टू गेट इट। कितने तरीके हैं, जैसे हमारे पास 2 आया ना तो इसके कितने तरीके हैं, 1 और 1 है। अगर दोनों पे 1 और 1 आया है तो हमारे पास 2 आ सकता है, x की वैल्यू तो 2 आ सकती है जब हमारे पास दोनों के ऊपर 1 और 1 काउंटिंग आई है, तो इसको ऐड करने से हमारे पास 2 आ सकता है। तो कौन सा तरीका है हमारे पास इसको हासिल करने का, 1 और 1, 2 1 1 होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2। अब हम बताएंगे नंबर ऑफ वेज। ये तो हमने बताया ना कौन सा तरीका था, ये तरीका था कि 1 और 1 आया। और ये कितने तरीके हैं, एक ही तरीके है ना, 1 और 1 कितनी दफ़ा आ सकता है, एक दफ़ा अगर आएगा तो यहाँ पे 1 लिखेंगे कि नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 2 है हमारे पास। इसका अगर प्रोबेबिलिटी हम इस सारे को देख के निकालें तो यहाँ पे ऊपर वो वैल्यू आएगी जो नंबर ऑफ वेज होंगे, कितने तरीके हैं वो होंगे, और नीचे होगा टोटल जो पॉसिबल आउटकम है। पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं, पॉसिबल तरीके कितने हो सकते हैं टोटल,
एक बास्केट में एक टाइम पे ये दोनों को एक ही दफ़ा प्ले करें तो कितने पॉसिबल आ सकते हैं, हमारे पास काउंटिंग कितनी पॉसिबल काउंटिंग आ सकती है, वो उसका हम सम यहाँ पे लिखेंगे। उसको फाइंड आउट करने के लिए बी फार्मूला है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी प्रॉपर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स चाहिए ना। ये चीज़ तो बेसिक चीज़ है कि हम मूथ फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास ये दोनों चीज़ें दी गई हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो ये मैंने आपको यहाँ पे रफ सारी स्टेटमेंट समझाने के लिए लिखा है। अगर हम इसको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज to get the sum, number of ways to get the sum divided by 36। अब ये मैंने खुद ही यहाँ पर 36 लिख दिया। यहाँ पे आप इंग्लिश में पहले ये लिख सकते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये 36 कहाँ से है ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि टोटल पॉसिबल हमारे पास आउटकम्स 36 हैं। और वो कैसे आए हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हैं क्या, हमारे पास डाई है ना, पेयर ऑफ डाइस का मतलब है इसमें 2 डाई हैं। इस तरह से हमारे पास 2 हैं, इन 2 को एक बास्केट में हम डाल के अगर हम प्ले कर रहे हैं तो हमारे पास जो काउंटिंग आएगी वो आएगी। अब हर एक पे ये मैंने क्या बताया था कि 6 डिफरेंट काउंटिंग्स हैं, 1 2 3 4 5 6। एक पे 6 हैं, इस पे 6 से हमारे पास टोटल हमारे पास कितनी काउंटिंग है 6, और इस दूसरे से भी कितनी काउंटिंग्स होंगी हमारे पास 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36। टोटल हमारे पास पॉसिबल आउटकम फिर कितने होंगे 36। 2 डाइस को अगर हम एक ही टाइम पे रोल कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 36 टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। और हमें दूसरी चीज़ क्या बताई है, जो रैंडमली हमारे पास सम आएगा, इन दोनों को रैंडमली हमने जब रोल किया तो हमारे पास जो सम आएगा वो क्या होगा एक्स, दी सम एक्स। ये रैंडम वेरिएबल है, ये रैंडम वेरिएबल है। और ये कैसे चेंज हो सकता है, रैंडम वेरिएबल किस तरह से चेंज हो सकता है, कैन चेंज। ये रैंडम वेरिएबल चेंज होता रहेगा, इसके सम चेंज होते रहेंगे। कैसे, 2 से लेके 12 तक ये चेंज होते रहेंगे। ये कैसे पॉसिबल है, ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 सॉरी ये 6 इस तरह से आया ना, 1 2 3 4 5 6 दोनों के ऊपर इस तरह से काउंटिंग दी गई है। अगर हम पहली को ऐड करें तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू ना, छोटी तरीन वैल्यू ये है ना, ये काउंटिंग आ सकती है ना, 1 और 1 को प्लस करें तो क्या आएगा 2। और बिगेस्ट वैल्यू हमारे पास ये है, ये 6 और 6 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ सकता है 12, सॉरी 6 और 6 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ सकता है 12। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 2 और बिगेस्ट वैल्यू क्या है 12। 2 और 12 के दरमियान में हमारे पास सारी वैल्यूज़ आएंगी। फिर हमारे पास फिर कहाँ से कहाँ तक वैल्यू चेंज, वेरिएबल कहाँ तक ये एक्स चेंज होता रहेगा, 2 से लेके 12 के दरमियान में हमारे पास चेंज होता रहेगा, क्योंकि 2 स्मॉलेस्ट वैल्यू है और 12 हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ग्रेटेस्ट सम है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं तो पहले ये मैंने बताया था कौन कौन सी चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, एक्स वेज और नंबर ऑफ वेज, और फिर उसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में पुट करना था तो हमारे पास इसकी वैल्यू आनी थी। इसलिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स, यहाँ पे हम लिखेंगे वेज टू गेट इट, इसको हासिल करने के कितने तरीके हैं, और फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज, कौन कौन से तरीके हैं यहाँ पे लिखेंगे, और नंबर ऑफ वेज इधर लिखेंगे, और एंड पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसके फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके। तो हमारे पास एक्स हमारे पास क्या क्या हो सकता है, 2 से लेके 12 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक कोई भी एक वैल्यू हो सकती है हमारे पास आ सकती है। 2 कैसे आ सकता है, अगर दोनों के ऊपर 1 और 1 हो। 3 किस तरह से आ सकता है, अगर हमारे पास एक वैल्यू 1 हो और एक वैल्यू 2 हो, इस तरह हो तो हमारे पास 3 आ सकता है इसका सम। इस तरह अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और 2, पहले पे 1 आए दूसरे पे 2 आए तो 3 आ सकता है, पहले पे 2 आए दूसरे पे 1 आए, ये 4 देखे 4 कैसे सम आ सकता है, अगर हमारे पास एक वैल्यू 1 हो
और एक वैल्यू 3 है। 3 और 1 को ऐड करने से 4 आएगा, 1 और 3 को ऐड करने से 4 आएगा। और हमारे पास 2 और 2 हो, दोनों पे 2 और 2 काउंटिंग आए तो इसको भी ऐड करने से हमारे पास 4 आएगा। इसी तरह हम सब की यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे। 4 हमारे पास 1 3 करें तो आ सकता है, 2 और 2 को ऐड करें तो आ सकता है, 3 और 1 को ऐड करें तो आ सकता है। 5 सम कैसे आ सकता है, 1 और 4 को ऐड करें, 2 और 3 को ऐड करें, 3 और 2 को ऐड करें, 4 और 1 को ऐड करें तो हमारे पास 4 आ सकता है। 6 कैसे आ सकता है, 1 5 करने से, 2 4 करने से, 3 3 करने से, 4 2 से और 5 1 से। या इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं आप। 2 डाई को एक बास्केट में पूरे पेयर को, मतलब उसमें पेयर में 2 डाई होंगे ना, उसको बास्केट में आप इस तरह से बार बार रोल करके आप चेक भी कर सकते हैं, रख के चेक कर सकते हैं। 6 लाने के लिए, 6 काउंटिंग लाने के लिए उसके ऊपर कौन से पॉसिबल वे हैं, 1 लाने के लिए कौन से पॉसिबल वे हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 7 के लिए पॉसिबल वे कौन से है, 1 और 6। 1 और 6 को ऐड करें तो हमारे पास 7 आ सकता है, 2 5 को ऐड करें तो हमारे पास 7 आ सकता है, 3 4 को ऐड करें तो आ सकता है, 4 3 करें, 5 2 करें, 6 1 करें। अब ये 7 के देखें कितने ज़्यादा हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अभी तक 7 जितने 7 के हैं उतने और किसी के भी नहीं है। 8 कैसे आ सकता है, 2 और 6 करें, 6 + 2 = 8। ये फिर आ सकता है 3 5 करें, 4 4 करें, 5 और 3 को ऐड करें तो 8 आ सकता है, 6 और 2 को ऐड करें तो 8 आ सकता है। अब 9 हमारे पास काउंटिंग कैसे आएगी, ये लिखेंगे। 3 6 को ऐड करें तो हमारे पास 9 था, 4 और 5 को ऐड किया तो 9 आया, 5 4 करेंगे तो 9 आएगा, एंड 6 4 पे भी हमारे पास 9 आएगा। ये पॉसिबल वो नंबर्स हैं जिनको ऐड करें तो हमारे पास 9 आएगा। और 10 के लिए तो हमारे पास कम ही नंबर होंगे। 4 6 को करेंगे तो आएगा, 5 और 5 2 होंगे, दोनों के ऊपर 5 और 5 काउंटिंग आएगी, उसको ऐड करेंगे तो 10 हो सकता है, 6 4 होगा तो 10 हो सकता है। ये 3 पॉसिबल इसके वेज हैं। उसके बाद 11 कैसे आएगा, 11 के लिए भी पॉसिबल वेज बहुत कम है, 5 6 6 5। सिर्फ ये इसी तरह ये 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा। अब 12 के लिए भी हमारे पास, 12 के लिए सिर्फ एक ही होगा, 6 और 6, दोनों के ऊपर 6 और 6 आएगा तो 12 होगा, दोनों के ऊपर 1 और 1 आएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी तो 2 होगा, बिगेस्ट वैल्यू आएगी तो हमारे पास 12 होगा। ये तो वो तरीके थे जिस तरह से हम ये सम एक्स हम निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज क्या है, कितने तरीके हैं इसको फाइंड आउट। 2 सम देने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, ये सिंपल हम इन्हीं तरीकों को काउंट करके यहाँ पे लिखते जाएंगे। 1, ये कितने हैं, 1 और 1 2, इस तरह से ये तरतीब से लिखते जाएंगे। ये कितने हैं, 1 2 3, इस तरह से लिखते जाएंगे। 3, ये कितने हैं टोटल, 4, 1 2 3 4, इस तरह ये सारे लिखते, इसको बॉक्स में कर लेते हैं ताकि ये समझ आ जाए, क्योंकि ये इस तरह से मिक्स हो जाएगा। आपने प्रॉपर लाइन वगैरह लगा के यहाँ पे टेबल बना के प्रॉपर टेबल की तरह इसको बनाना है। ये हमारे पास है 5, ये हमारे पास है 6, ये फिर से 5 4 3 2 और ये 1। इसको प्रॉपर आप टेबल बना के नीट एंड क्लीन करके यहाँ पे लिखिएगा। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट हो गई हैं। अब हमने प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ वेज टू गेट द सम, नंबर ऑफ वेज हमारे पास ये है ना, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम हमारे पास क्या है, 36। इस फॉर्मूला में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये 1 है, 2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, 1। नंबर ऑफ वेज फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ वेज टू गेट इट, नंबर ऑफ वेज क्या है, 1। एक तरीका है 2 काउंटिंग लाने के लिए, या 2 सम लाने के लिए, 2x की वैल्यू 2 लाने के लिए कितने तरीके हैं, एक। नंबर ऑफ वेज टू गेट द सम क्या है, 1। नंबर ऑफ वेज में 1 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम हमारे पास 36 है। टोटल आउटकम की हमारे पास ये टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 36। तो फॉर्मूला में हम 36 नीचे रखेंगे और ऊपर हम नंबर ऑफ वेज रखेंगे। तो 2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, ये 1/36। इसी तरह इन सब को यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करके डिवाइड किससे करना है, 36 से। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी। ये 2/36 किसकी प्रोबेबिलिटी है, 3 की। हमारे पास x = 3 कब आ सकता है, ये 2 वेज हैं। कितने वेज हैं, 2, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है। और प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में अगर इसको पुट किया है तो ये हमारे पास वैल्यू है। इसी तरह सबको ऐसे सेम वैल्यू लिख देंगे। 3/6 क्योंकि यहाँ पे 3 है, 4/36, 5/36, 6/36, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36,
1/36। इस तरह सिंपल हमने प्रोबेबिलिटी के फार्मूला में ये सिर्फ बेसिक चीज़ें हमने लिखी हैं। ये टोटल हमारे पास सम है, कितने सम आ सकते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू लिख के उसके बीच में सारी वैल्यूज़ लिखी हैं, नंबर ऑफ़ वेज ये यहाँ पे वेज लिखे हैं कि कौन कौन से तरीके हैं ये सम निकालने के लिए, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेज लिखा है, फिर उसको प्रोबेबिलिटी के फार्मूला में पुट करके प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। तो ये इस तरह हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये हमारे पास एक फंक्शन वाला क्वेश्चन है। इसको फंक्शन के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये पहले पिछले भी पास पेपर में आया हुआ था। अभी देखिए, दी मिनिमल प्रॉफिट फॉर अ फर्म डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। किसी फर्म का जो मिनिमम प्रॉफिट है, उनका जो नफ़ा है या फ़ायदा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो यूनिटें बन रही हैं, जो चीज़ यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, बन रही हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है। Specifically, the function which describes the relationship between profit P stated in dollars. कहते हैं कि जो वो रिलेशनशिप है जो फंक्शन और प्रॉफिट के दरमियान है वो डॉलर्स में दिया गया है। मतलब अगर प्रॉफिट उनको जो मिल रहा है वो रुपीज़ में नहीं डॉलर्स में है, एंड द नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस एक्स, और जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है वो इस तरह से उन्होंने फंक्शन के तौर पे दिया है। मतलब हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास जो दिया गया वो ये है, ये प्रॉफिट फंक्शन है हमारे पास। और दूसरी चीज़ हमें बताई गई है कि जो हमारे पास प्रॉफिट आता है वो किस में है, डॉलर्स में। दो ये वैल्यूज़ हमें बताई गई हैं। और उन्होंने तीसरी बात ये बताई है कि जो प्रॉफिट है वो किस पे डिपेंड करता है, यूनिट्स पे, जो यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पे डिपेंड करता है मिनिमम जो उनका प्रॉफिट है। अब हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ़ यूनिट्स एक्स विच विल रिजल्ट इन मैक्सिमम प्रॉफिट। हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स बताने हैं, वो उतने यूनिट्स बताने हैं जिस पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। और दूसरी चीज़ हमने बतानी है व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड मैक्सिमम प्रॉफिट। वो मैक्सिमम प्रॉफिट है कितना, कितना मतलब कि मैक्सिमम प्रॉफिट आ सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट हमें तब पता चलेगा जब हमें इनका पता चलेगा कि हमें जो यूनिट हैं, जो हम यूनिट वो फर्म प्रोड्यूस कर रही है, वो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए जितने यूनिट्स हमें चाहिए होंगे पहले वो फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है क्या, उसकी वैल्यू उसमें पुट करके बता सकते हैं हम कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है। और तीसरी चीज़ ये हमने याद रखनी है कि ये हमें डॉलर्स में वैल्यू दी गई है, उसके जो प्रॉफिट है वो डॉलर्स में। ये भी हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का भी यही तरीका है कि हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे कि हमारे पास दी गई चीज़ क्या है। हमारे पास ये प्रॉफिट फंक्शन है एक तो, और इसमें यूनिट हमारे पास क्या है, एक्स के तौर पे हमें दिए गए हैं, इसलिए हम इसकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। ये क्या है, -0.01 एक्स स्क्वायर प्लस 5,000x माइनस 25,000। ये हमारे पास एक फंक्शन दिया गया, ये लिखेंगे। वेयर जिधर हमारे पास प्रॉफिट किस में है, डॉलर्स में। एक चीज़ हमें बताई गई है कि प्रॉफिट डॉलर में है। प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू प्रॉफिट डॉलर्स इन डॉलर्स। प्रॉफिट किस में है हमारे पास, डॉलर्स में। और एक्स हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। वो फर्म जो यूनिट प्रोड्यूस कर रही है उसके नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया गया, एक्स से। अब अगर हम इसको गौर से देखें, ध्यान से देखें, तो हमें पता चले कि ये कैसा एक्सप्रेशन है, किस तरह का फंक्शन है, किस तरह की इक्वेशन है। ये हमारे पास एक कोफिशिएंट है, उसके साथ एक्स में वेरिएबल पे स्क्वायर दिया गया है। फिर हमारे पास कोफिशिएंट है, एक कोफिशिएंट है, अगर हम इसको ए रखें, एक और कोफिशिएंट है, ये बी के तौर पे ले लें। एक कोफिशिएंट के साथ एक वेरिएबल भी है जो कि स्क्वायर के तौर पे एक्स स्क्वायर। फिर एक इस दूसरे कोफिशिएंट बी कोफिशिएंट के साथ भी एक वेरिएबल है एक्स के तौर पे जो आया है। और अब ये देखें, ए एक्स स्क्वायर की फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर, ये बी एक्स और ये सी, इस तरह ये पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन रही है। अगर हम इन साइन को इग्नोर करते हुए इसको इक्वेशन की फॉर्म को देखें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पर आ रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज a quadratic equation in the form। ये किस फॉर्म में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फंक्शन, पहले तो ये फंक्शन दिया गया है p ऑफ x इज इक्वल टू, ये किस फॉर्म की है, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी तरह की होती है ना, यही फॉर्म होती है इसकी। इसकी जगह पे अगर हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करें तो हम देखते हैं वैल्यूज़ क्या होंगी। ए हमारे पास कौन सी वैल्यू दी गई है, ए हमारे पास है -0.01, ए इज इक्वल टू -0.01
एक्स स्क्वायर के तौर पे ये इसके साथ ये एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर इस तरह आ गया। ये हमारे पास बी दूसरी वैल्यू क्या है 5000, साथ में एक्स आ गया। सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है 25, सॉरी 25,000, ये 25,000। ये ए बी और सी इस तरह से अगर ये आए हैं तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इसको देखा जाए तो ये फॉर्म बना रहे हैं ना वापस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और ये सी, ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम किसी चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हमने करना है, मैक्सिमम या मिनिमम हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या फार्मूला है वो देखेंगे। डी मैक्सिमम और मिनिमम, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है, लेकिन हम स्टेटमेंट में उनको बता रहे हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकर्स एट, किस फॉर्मूला पे हमें मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड होती है, जब x हमारे पास, x क्या है यूनिट जो वो फर्म प्रोड्यूस कर रही है, x जब हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्मूला है -b/2a। ये फॉर्मूला आपने ध्यान से याद कर लेना है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने का कहा जाए तो हम ये फार्मूला पुट करेंगे, x = -b/a। ये फॉर्मूला है जिससे हम सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ़ यूनिट्स हम निकाल रहे हैं, मतलब x हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स है ना, वो यूनिट्स हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उस फर्म से, तो हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये माइनस फार्मूला का है ना, -b/2a, फार्मूला का माइनस एज इट इज़ लगाएंगे, b की वैल्यू लिखेंगे। b की वैल्यू हमारे पास ये क्या है इक्वेशन के अकॉर्डिंग 5000, तो यहाँ पे लिखेंगे 5000 डिवाइडेड बाय, फार्मूला में ये 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू -0.01 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को नहीं देखना, ये हमारे पास है वेरिएबल है, हमने ये देखना है जो हमारे पास कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू लिखनी है। a इज इक्वल टू क्या है -0.01, -0.01, ये यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करें, ये तो ऐसे ही रहेगा 5000, बाहर माइनस है तो माइनस रहेगा। अब 2 को अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय -0.01 करें तो हमारे पास आएगा -0.02। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इनके दरमियान में रिलेशन क्या है, डिवीजन, और दोनों के साइन क्या है सेम साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं, इसलिए हमारे पास ये साइन कैंसिल होकर पॉजिटिव साइन हो जाएगा। और इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये आंसर आएगा 250,000, 2,50,000 हमारे पास यूनिट्स हैं। इतने यूनिट्स पे x इज इक्वल टू, अगर ये वैल्यू होगी, अगर हमारे पास इतने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। ये तो हमें पता चल गया इतने यूनिट्स पे। ये पहले पार्ट का ये जो पहली चीज़ उन्होंने हमें पूछी थी, डिटरमाइन द नंबर ऑफ़ यूनिट्स x विच विल रिजल्ट इन मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स हो तो हमें दिया जाएगा, इतने नंबर ऑफ़ यूनिट्स हों तो हमें क्या दिया जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा या मैक्सिमम प्रॉफिट दिया जाएगा। उन्होंने दूसरी बात ये पूछी है कि वो एक्सपेक्टेड मैक्सिमम प्रॉफिट होगा कितना, हमें प्रॉफिट भी बताना है और वो हमें किस में बताना है, ये चीज़ भी हमने याद रखनी है कि डॉलर्स में बताना है। हम अब प्रॉफिट के लिए इसी वैल्यू को इस फंक्शन में अगर पुट करें, दिया गया फंक्शन क्या था, गिवन फंक्शन ये था ना, इसकी जगह पे इन यूनिट्स हमें अब यूनिट्स ये फाइंड आउट हो गया ना, एक्स हमारे पास वो यूनिट है ना जो हम फर्म प्रोड्यूस कर रही है, इन यूनिट्स को इस फंक्शन में अगर सिंपल पुट करें तो हमारे पास प्रॉफिट, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है एक्सपेक्टेड, वो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। पहले तो यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, हमारे पास फंक्शन था 0.01 एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन जो हमारे पास ये गिवन फंक्शन है, सिंपल हम ये लिख रहे हैं यहाँ पे -0.01 एक्स स्क्वायर प्लस 5000 एक्स माइनस 25,000, ये हमने फंक्शन लिखा है। अब फंक्शन में x क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स, और ये हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स हम पहले हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसको इसकी जगह पे पुट करेंगे, p 250,000, ये x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी है। और ये सिंपल अब इसकी इन सब में वैल्यूज़ पुट करेंगे, -0.01, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, x की जगह पे x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू ये है, ये लिखेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर देंगे।
प्लस 5000, ये इस x के साथ मल्टी, अब इस x की जगह पे इसकी वैल्यू लिखेंगे, दरमियान में माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे और ये वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे। ये पूरा हमने फंक्शन में x की वैल्यू जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है वो हमने पुट कर दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको अगर अब सॉल्व करें, ये एज इट इज़ अभी लिखेंगे 0.01 और इसका हम स्क्वायर लेंगे। इस पूरी वैल्यू को आप कैलकुलेटर पे लिख के, इतनी बड़ी वैल्यू का हम वैसे तो स्क्वायर ले नहीं सकते, काउंट तो नहीं कर सकते, इसको आप कैलकुलेटर पे इसका स्क्वायर लीजिएगा तो इसका स्क्वायर आएगा 62500। यहाँ पे साथ साथ में इसको इस तरह से लिखते जाएंगे 00000, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी प्लस, अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं ना, इन दोनों के दरमियान में अगर कोई साइन है इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर आएगा 1250000 माइनस ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 2425000, ये एज इट इज़ वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको भी कैलकुलेटर के मदद से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यूज़ खुद से अपने माइंड में या हाथ से गिन के हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसको कैलकुलेटर पे अगर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 6250000 प्लस इसको एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पे 1250000, यहाँ पे सिंपल प्लस माइनस करना है, अपने साइंस का ध्यान रखना है और जो नंबर है उनका ध्यान रखते हुए अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्यूरेट आंसर आएगा। अब ये दोनों ऐड और ये इस पे से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। कैलकुलेटर पे भी बिल्कुल ध्यान से अगर आप इस तरह से लिखेंगे प्रॉपर साइन के साथ तो वो आपको एक्यूरेट आंसर देगा, वरना वहाँ पे भी गलत हो सकता है। -6250000 में ये वैल्यू अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आएगा 6250000 -25000। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आंसर आया और ये वैल्यू एज इट इज़ आई है। अब इस वैल्यू को आगे दोबारा हम सॉल्व करें तो आएगा 624975000। ये हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आया। ये है क्या है हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट। दो चीज़ें उन्होंने पूछी थी, पहले यूनिट्स और दूसरी प्रॉफिट। ये हमने मैक्सिमम प्रॉफिट बताया और ये हमने यूनिट्स बताए थे। पहले स्टेप में हमने यूनिट्स फाइंड आउट किया, फिर यूनिट्स की वैल्यू फंक्शन में पुट करके फिर हमने ये मैक्सिमम प्रॉफिट। और तीसरी बात ये थी कि मैं प्रॉफिट उन लोगों ने डॉलर्स में पूछा था, तो हम क्योंकि वो जो उस फर्म में जितने प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस हो रहे थे, यूनिट्स जो प्रोड्यूस हो रहे थे, उसकी वजह से जो प्रॉफिट था वो उनको डॉलर्स में मिल रहा था। इसलिए जिस यूनिट में क्वेश्चन में जो वैल्यू जिस यूनिट में दी गई वो आंसर में भी उसी यूनिट में देते हैं, तो इसको डॉलर्स में लिखने से इतना हमारे पास क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट। इसको हाईलाइट कर देंगे। ये हमारे पास दो चीज़ें उन्होंने पूछी थी, मैक्सिमम प्रॉफिट और यूनिट, ये दोनों आ गई हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास सॉल्व होता है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ हमने पहले एक्सप्रेशन को देखा था कि वो किस तरह से दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पर दिया गया। क्वाड्रेटिक में इस तरह से ए बी सी की वैल्यूज़ अलग अलग लिखी हैं। फिर हमने ये फार्मूला, मेन चीज़ ये है, ये आपने याद रखना है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दी गई है उसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला लगता है x = -b/2a। इस फार्मूला का यूज़ करते हुए हमने पहले क्या निकाला है, ये यूनिट हमने निकाला है जो फर्म प्रोड्यूस करी है। और क्वेश्चन में हमें खुद ही बता दिया गया था कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें तब होता है कि किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय फर्म। उस फर्म में जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन पे डिपेंड करता है। इसलिए हमने ये जो यूनिट्स हैं इन्हीं को इसमें फंक्शन में पुट करके हमने मैक्सिमम जो है ना प्रॉफिट फाइंड आउट किया है। इसको ध्यान से अगर आप कैलकुलेटर पर सही तरह से साइंस और वैल्यूज़ लगा के इसका आंसर निकालेंगे तो एक्यूरेट आंसर आएगा। ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। और तीसरी बात ये क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वो स्टेटमेंट में जिस तरह से जिस यूनिट में हमें वैल्यू कोई बताई गई है उसी यूनिट में हमने उसका आंसर देना है। जैसे छोटी क्लासेस में हमें मीटर और सेंटीमीटर, इस तरह से वो अगर उन यूनिट्स में हमें क्वेश्चन दिया गया होता था तो हमें आंसर भी उन यूनिट्स में देना होता था। अब यहाँ पे अगर ये वैल्यू डॉलर्स में प्रॉफिट उन्होंने बताया है कि डॉलर्स में प्रॉफिट आता है, तो हमें आंसर में भी डॉलर्स में ही लेके आना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 डन हो गया।